दोस्तों नमस्कार। होगा क्या? भारत और अमेरिका के बीच संबंध दोबारा से पटरी पर लौट आएंगे? टैरिफ समझौतों को लेकर जो तनातनी शुरू हुई है वो थम जाएगी? होगा क्या? चीन के साथ बिगड़े हुए रिश्ते संभल जाएंगे? परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी? भारत और चीन के बीच व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या होगा? भारत रूस के साथ और ज्यादा करीब आ जाएगा? होगा वाकई क्या भारत अपने आप में आत्मनिर्भर हो चलेगा? भारत अपनी आर्थिक नीतियों को इस देश के किसानों, श्रमिकों और डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े मजदूरों के हवाले कर देगा? होगा क्या भारत क्या वाकई कॉरपोरेट के साथ चलते चलते बीते 10 बरस में जो रास्ते उसने तय किए उससे हटकर राष्ट्रीय हित उसको इस देश के लोगों में दिखाई देने लगेगा? होगा क्या वाकई भारत जो रेयर अर्थ मटेरियल और उसमें खास तौर से टाइटेनियम का जो सवाल है, जो एनर्जी क्षेत्र में कच्चे तेल का सवाल है, जो रेयर अर्थ, टाइटेनियम, एनर्जी और उसके बाद जो पावर का सवाल है, इन सब को लेकर भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट नेगेटिव में लगातार आते रहा, क्या वाकई भारत अब दोबारा से उत्पादन की दिशा में बढ़ जाएगा? या फिर इस दौर में भारत अपनी राष्ट्रीय अर्थनीति को पूरे तरीके से बदल देगा? होगा क्या, यह सवाल शायद इस वक्त सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत की विदेश नीति और अर्थनीति बीते 11 वर्षों से अमेरिका के इर्द गिर्द घुमड़ती रही और उन सब के बीच व्यापक परिवर्तन पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आ गया। भारत भी इसका शिकार हुआ है, खास तौर से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेना आसान है, लोगों को जॉब पर रखना सही नहीं है। यह मैसेज आईटी कंपनी टीसीएस के जरिए जब 12,000 लोगों को निकालने का जिक्र शुरू हुआ, तो क्या वाकई अमेरिका के साथ बनते बिगड़ते संबंधों के बीच पहली बार भारत यह समझ गया कि अगर इस देश में खेती खत्म हो गई, डेयरी प्रोडक्ट खत्म हो गए और खास तौर से वो तमाम सेक्टर जहां पे ज्यादा से ज्यादा मजदूर जुड़े हुए हैं, तो फिर यह देश गुलाम हो जाएगा, यह देश की अपनी अर्थनीति नहीं बचेगी। अमेरिका भारत के भीतर अपने प्रोडक्ट को थोप देगा। तो क्या इसी वजह से अमेरिका के साथ टैरिफ डील डिरेल्ड हो गई? क्योंकि बातचीत तो चल रही थी जिसका जिक्र आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे भारत का नाम लेकर, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर आर्थिक नीतियों के मद्देनजर अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि फैसले सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, भारत के विदेश मंत्री भी नहीं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी नहीं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर 4 पन्नों में नोट्स बनाते हैं और पार्लियामेंट के बीच आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें कहना है, जो अमेरिका ने टैरिफ डील लागू की है हमें उस पर कुछ कहना है। और तेवर के साथ नहीं बल्कि पढ़ते पढ़ते बीच की 2 लाइन निकल कर आती है जिसमें वो जिक्र करते हैं, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया जाएगा। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इस देश की सत्ता का मिजाज तो कहता है प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी को देनी चाहिए, क्योंकि भारत के भीतर कॉरपोरेट के साथ जुड़ते हुए जिस अर्थव्यवस्था को बीते 11 वर्षों से संभाला गया है,
उसका पूरा रास्ता पश्चिमी देशों से होते हुए अमेरिका के रास्ते ही जाता है और पहली बार उस रास्ते पर रुकावट आ गई है। और शायद इसीलिए जिन पन्नों को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पढ़ रहे थे उसमें इस बात का जिक्र वो बार बार कर रहे थे कि भारत की इकोनॉमी आने वाले वक्त में तीसरे नंबर पर होगी। 1947 तक भारत विकसित राष्ट्र हो चुका होगा। इस दौर में दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर की रफ्तार के साथ भारत ही चल रहा है और भारत के युवा, भारत के श्रमिक, भारत के किसान, भारत का हर सेक्टर तूफानी गति से आगे बढ़ रहा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच कोई मायने नहीं रखता है अमेरिका जिन बातों का जिक्र कर रहा है उसमें उसका क्या असर पड़ेगा। हम हर सेक्टर के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो एमएसएमई हो या फिर इस देश के बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हो। जो भी सेक्टर हो आपके जहन में, वो फार्मा का सेक्टर हो सकता है, वो टेक्सटाइल सर्किट हो सकता है, वह ज्वेलरी का सेक्टर हो सकता है। इन तमाम जगहों पर असर पड़ेगा, ये हर कोई जानता है। और सरकार की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे हटकर अब नया रास्ता दिखाई देने लगा है। क्या वाकई भारत अब एक बार फिर से चीन और रशिया के साथ मिलकर उस त्रिपक्षीय त्रिकोण को दोबारा से पुनर्जीवित करेगा जिसमें रशिया, चाइना और भारत की मीटिंग हो? क्या उस दिशा में कदम भारत के बढ़ रहे हैं? क्योंकि बीजिंग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक खुला रखा है, जहां पर एससीओ की बैठक में अगस्त के आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी को बीजिंग जाना है। पूरी सहमति दी नहीं है लेकिन रास्ता बंद भी नो कह के दिया भी नहीं है। अगला सवाल है, क्या इन सब के बीच अगर यह रास्ता और बिगड़ते चला जाता है तो फिर जो रिक है यानी आरसीआई है उसमें रशिया, चाइना और इंडिया की मुलाकात और बातचीत होगी। पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी भी दी कि हां, हम इसे जीवित करना चाहते हैं। अब इस तमाम परिस्थितियों के बीच अगला सवाल यह भी है कि अमेरिका भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहा है और भारत के भीतर कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो सरकार सोचती है वो विपक्ष नहीं सोचता है। और एक हद तक यह सही भी है कि भारत की इकोनॉमी कॉरपोरेट और रईसों के आश्रय ज्यादा चली, ज्यादा बढ़ी है। इतना बड़ा विभाजन या असमानता इससे पहले भारत में आजादी के बाद कभी नहीं थी जो मौजूदा वक्त में है, यानी 1% के पास जितने संसाधन हैं और इस देश के भीतर में जो लोगों की कमाई है उस तुलना में कम होती चली गई। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि यह राष्ट्रीय हित का मतलब होता क्या है? क्या वाकई राष्ट्रीय हित का मतलब वही है जो अमेरिका भारत के बाजार में घुसकर भारत की एग्रीकल्चर और भारत के डेयरी को खत्म करना चाहता है और उसको बचाने की दिशा में भारत ने कदम अब इसलिए बढ़ा लिए क्योंकि वो जान चुका है कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आईटी सेक्टर या सर्विस सेक्टर पर सीधा हमला होगा। तो उन जॉब को संभालें या भारत में मजदूर, कामगार, किसानों को संभालें जो करोड़ों की तादाद में है। शायद इसीलिए पीयूष गोयल बार बार इस बात का जिक्र करते चले गए, हम हर क्षेत्र के लोगों से संवाद बना रहे हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। पीयूष गोयल कमोवेश बातचीत जो भारत और अमेरिका के बीच चल रही थी उस बातचीत में बड़ी हिस्सेदारी उनकी भी थी, लेकिन आज वो पार्लियामेंट में लिख कर लाए थे। क्या कहना है, शब्दशः वही बातें कही गई और उसी के बाद धन्यवाद कह के वो वहां से चल निकले। और यहां पर सवाल है कि जो तथ्य वो दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 16% की है, हमारा युवा, हमारी वर्कफोर्स शानदार है, हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा है, यूएई हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनके साथ हमारा लाभकारी व्यापार समझौते हुए हैं। विकसित भारत तो बनेगा ही और राष्ट्रीय हितों को सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे। और सवाल यह नहीं है कि अब
नए टैरिफ नियमों के आश्रय भारत आर्थिक तौर पर उसकी प्रगति रुक जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहीं पर अगला सवाल तुरंत खड़ा हो गया। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों ने जो कि ईरान से तेल खरीद रही थी उस पर प्रतिबंध लगाया। इस बीच राइटर ने एक रिपोर्ट दे दी कि भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल ने भी अब रोक दिया है रूस से तेल लेना। यह मैसेज बड़ा है क्योंकि समझौता क्या अमेरिका की दिशा में ही जाएगा या फिर उससे हटकर कोई नया रास्ता भारत पकड़ेगा जिसमें जिक्र राष्ट्रीय हित का वो कर रहा है। क्योंकि विपक्ष और सत्ता के बीच भी भारत की इकोनॉमी को लेकर इतनी मोटी लकीर है कि उसका खुला जिक्र आज राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने, पार्लियामेंट के परिसर में ही यह कहकर खुले तौर पर कर दिया कि दरअसल ये पूरी इकोनॉमी मोदी अडानी पार्टनरशिप के इर्द गिर्द है और उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पे ट्वीट भी कर दिया, एक्स पर लिख भी दिया। नोटबंदी की गई, जीएसटी की गई, फेल हो गया भारत में जो पूरा असेंबलिंग का कार्यक्रम था, एमएसएमई जो था वो पूरी तरीके से साफ हो गया, यहां के फार्मर्स को दबा दिया गया, हमारी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, एमएसएमई सब कुछ ध्वस्त होते चला गया। भारत का युवा पूरी तरीके से जॉब न मिलने के बाद से पूरे तरीके से खत्म होने के कगार पर जाकर पहुंच गया। यानी 2014 के बाद की परिस्थितियां और 2014 के पहले की परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस बात का जिक्र करते रहे कि हम आ गए हैं तो सब बेहतर होगा। लेकिन यह वाकई जानकारी नहीं थी कि 2025 आते आते इन 11 वर्षों में जो भी अर्थनीति को लेकर रचा बसा गया उससे हटकर कोई नई दिशा पकड़नी होगी। और शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब कहा कि भारत जिस रास्ते चल पड़ा है उसमें वह पूरे तरीके से डेड इकोनॉमी है, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या। रूस के साथ बहुत कम व्यापार है, भारत के साथ भी व्यापार कम हो रहा है, टैरिफ सबसे ज्यादा ये लेते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और यह सवाल जब राहुल गांधी के सामने निकल कर आया तो उसने कहा बिल्कुल भारत की इकोनॉमी डेड है। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। लेकिन यहां यह जरूर समझना चाहिए कि भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूरोपीय यूनियन के साथ इस बरस के अंत तक समझौते की पूरी उम्मीद है। चीन और वियतनाम के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। रूस के साथ पारंपरिक जो भी रिश्ते थे हथियारों को लेकर और नई दिशा में तेल को लेकर, वह कमजोर हुए नहीं हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि इस नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मद्देनजर अमेरिका ने जो कुछ भारत पर टैरिफ लगाया उसमें सबसे पहले प्रतिक्रिया किसने दी? दुनिया के किसी देश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि ईरान की तरफ से यह प्रतिक्रिया निकल कर आई। और ईरान ने जो कहा उसका मजमून यह है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाना जारी रखे हुए है। ईरान तथा भारत जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों पर अपनी इच्छा थोपने तथा उनके विकास में बाधा डालने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर रहा है। यह ईरान कह रहा है कि दरअसल अमेरिका बलपूर्वक भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहा है, नेशनल सोवेनिटी के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है और एक आधुनिक साम्राज्यवाद को आधुनिक रूप के तौर पर वह उसकी लीड करने की स्थिति में ट्रंप आना चाहते हैं। और ईरान ने यह भी कहा कि ऐसी नीतियों का विरोध एक अधिक शक्तिशाली उभरती हुई गैर पश्चिमी नेतृत्व वाली और एक अधिक मजबूत स्ट्रॉन्गर ग्लोबल साउथ की दिशा में वो कदम बढ़ा रहे हो, यही रोक सकता है उसको।
और ध्यान दीजिए, इस दौर में भारत एससीओ और ब्रिक्स का सदस्य बना रहा। चीन के साथ उसके प्रगाढ़ रिश्ते अभी भी सामान्य हो जाएं, उस दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश लगातार हो रही है। चाहे वो अजीत डोभाल का जाना हो, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बीजिंग गए, या फिर उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का जाना हो, या विदेश मंत्री जयशंकर का जाना हो, और अब मुलाकात का सिलसिला प्रधानमंत्री स्तर पर होने जा रहा है। वो एससीओ की बैठक में होगा या फिर आरसीआई की बैठक में होगा, जो त्रिपक्षीय बैठक है, उस दिशा में, इन दोनों दिशा में चीजें आमने सामने आकर फंसी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण है, ईरान ने जो कहा और जो एक्स पर लिखा, देखिए। यह वाकई महत्वपूर्ण है। इजराइल और ईरान के युद्ध के वक्त भारत ने इजराइल का समर्थन किया। इजराइल ने भारत का समर्थन किया जब भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था टेररिज्म को लेकर। और अब ईरान इकोनॉमिक ट्रेड वार के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा है। यह बिल्कुल नए बनते हुए रिश्तों की ऐसी कहानी है जिसमें बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति नए नए रास्तों को तलाशेगी ही। और शायद यही वजह है कि भारत की इकोनॉमी छोटी नहीं है, इकोनॉमी खासी बड़ी है। और कोई बहुत बड़ा झटका अमेरिका के इस टैरिफ प्लान से लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। भारत वाकई दूसरे बड़े बाजारों से इसकी क्षतिपूर्ति कर सकता है। वो ईरान भी हो सकता है, वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी हो सकती है, वो चीन भी हो सकता है, वो रशिया के साथ और प्रगाढ़ आर्थिक समझौते हो सकते हैं। ये तमाम पर, और यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन के साथ समझौते हो गए, जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया। यानी वैकल्पिक रास्ते भारत टटोलेगा और टकराव नहीं चाहता, यह भी एक सच है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर इस स्थिति में जिस बात का जिक्र है कि अमेरिका आने वाले वक्त में क्या क्या कर सकता है, उसके संकेत टैरिफ और उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो अमेरिका के हो रहे हैं, वो शायद इतने व्यापक असर वाले होंगे कि भारत की अपनी अंदरूनी राजनीति की चूल्हे भी हिलने तो नहीं लगी है। ये सारे सवाल हैं इस वक्त के, क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि भारत की अपनी राजनीति पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ समझौते, या पाकिस्तान के समझौते जिन देशों के साथ हैं, खासतौर से तुर्की को ले लीजिए। पिछले दिनों तुर्की को लेकर भारत के भीतर जो विरोध हुआ, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नजर आने लगा। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या यह स्थिति अमेरिका के साथ आ सकती है, या बिल्कुल नई स्थिति चीन के साथ बन सकती है? उससे आगे का सवाल एक और है, जो शायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में इससे पहले दुनिया के किसी दूसरे देश की किसी भी बड़े फैसले को लेकर अगर भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही हो तो भारत में एकजुटता रहती थी। लेकिन खुले तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस दौर में सब कुछ फेल कर दिया गया है। वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो ट्रेड पॉलिसी हो, कुछ भी हो, सब फेल किया जा चुका है। Is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। तो राजनीतिक लड़ाई तो जमकर होगी, ये मैसेज बहुत साफ है। लेकिन उससे बड़ा मैसेज पहली बार उस कॉरपोरेट और मौजूदा सत्ता की जो साझेदारी अभी तक चल रही थी, क्या उसके बीच कोई लकीर अमेरिकी इकोनॉमी, अमेरिकी आर्थिक समझौते, या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के बैंकों के जरिए भी खींची जा सकती है? क्योंकि भारत के ज्यादातर कॉरपोरेट अमेरिकी इकोनॉमी के सहारे चलते हैं। अमेरिकी इकोनॉमी ना कहें तो अमेरिकी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ खड़े होकर चलते हैं। और यह भी सच है कि कॉरपोरेट का हित चीन, रशिया के साथ खड़े होकर
उतना लाभ नहीं दे पाएगा जो परिस्थिति वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के साथ खड़े होने की रही है और बीते 11 वर्षों से उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन, एक तारतम्यता बन गई थी। क्या सब कुछ बदलने का वक्त आ चुका है? और अगर सब कुछ बदलने का वक्त आ चुका है तो क्या वाकई भारत अभी तक जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी और विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा था उससे हटकर पहली बार उस समानता की सोच के साथ, भारत के ह्यूमन रिसोर्स के उपयोग के साथ और डिग्रीधारी युवकों के साथ खड़े होकर भारत को प्रोडक्शन का हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है? चुनौती इस वक्त सबसे बड़ी यही है और प्रधानमंत्री मोदी का इम्तिहान इस दौर में सबसे बड़ा यही है। सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए तो आप रूस और चीन और ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ खड़े हो जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म की परिस्थिति टेक्नोलॉजी के लिहाज से और खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी जो महत्ता इकोनॉमी में बढ़ी है और काम में बढ़ी है, वो एक मैसेज है कि भारत को अब अपने एग्रीकल्चर, अपने डेयरी, अपने टेक्सटाइल, अपने फार्मा, अपने रेयर अर्थ मटेरियल, अपने पावर, अपने एनर्जी, इस दिशा में आगे कैसे बढ़ना है, यह एक राष्ट्रीय नीति का बनाने का वक्त है। बना पाएगी सरकार? या फिर जिस बात का जिक्र हो रहा है आखिर में समझौता ट्रंप के साथ खड़े होने में ही होगा क्या, या विकल्प चीन की दिशा में बढ़कर होगा क्या? इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।